आला ऊदल की कहानी एपिसोड 8 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, इससे पहले मैं आपकी सेवा में इस कहानी के आला ऊदल ऐतिहासिक कहानी में एक कथा है और ऐतिहासिक फैक्ट भी है। इसके 7 एपिसोड प्रसारित कर चुका हूं। 7वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 2 जनश्रुतियां चलती हैं उत्तर भारत में और उन दोनों जनश्रुतियों को पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण विद्या से जोड़ा जाता है। तो पहली जनश्रुति आपको मैं एपिसोड 7 में सुना चुका हूं और अब अगली जनश्रुति ध्यान से सुनिए कि पृथ्वीराज चौहान ने कैसे बाण विद्या सीखी। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के राजपुरोहित के यहां जो महाराज सोमेश्वर थे, उनके राजपुरोहित के घर द्वापर युग के आचार्य द्रोण जन्म लेते हैं और वह उनका नाम चौड़ा होता है, चामुंडा राय होता है। ये आला खंड के अनुसार प्रमाणिक है। आचार्य द्रोण का जन्म देहली नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान के राजपुरोहित के घर हुआ और चामुंडा राय नाम से आचार्य द्रोण का जन्म हो जाता है। परंतु आचार्य द्रोण उस समय की बाण विद्या को भूल चुके थे क्योंकि युगों का परिवर्तन हो गया, उनका दूसरा जन्म था। जब चामुंडा राय और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक दिन अपने गुरु के पास बैठे हुए थे तो एक कथा का वर्णन आया और उसमें पृथ्वीराज चौहान को बता रहे थे उनके गुरुदेव कि एक बार पांडवों के एक गुरु थे द्वापर युग में, उनका नाम आचार्य द्रोण था। परंतु आचार्य द्रोण केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही बाण विद्या सिखाते थे, किसी साधारण मनुष्य को वो बाण विद्या नहीं सिखाते थे। तो एक भील बालक जिसका नाम एकलव्य था और द्रोणाचार्य के पास आता है कि हे गुरुदेव, मुझे बाण विद्या सिखाइए। परंतु आचार्य द्रोण ने उसे बाण विद्या सिखाने से मना कर दिया कि मैं केवल राजकुमारों को ही बाण विद्या सिखाता हूं, किसी साधारण बालक को या किसी भील बालक को मैं बाण विद्या नहीं सिखा सकता। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। आचार्य द्रोण की बातों से आहत होकर के वह बालक एकलव्य एक जंगल में आता है और उस भील बालक एकलव्य ने आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और मिट्टी की प्रतिमा के सामने बाण विद्या का अभ्यास किया। धीरे धीरे वह बाण विद्या सीखने लगा और कुछ समय में ही संसार का एक सबसे बड़ा धनुर्धर हो गया। एक दिन की बात है कि आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ उस वन में चले जाते हैं और जब आचार्य द्रोण का रथ चला आ रहा था, पांडवों के रथ चले आ रहे थे, अर्जुन उनके साथ था, तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता बहुत तेजी से भौंक रहा था और जब एकलव्य ने उस कुत्ते के भौंकने की ध्वनि सुनी तो एकलव्य सोचने लगे कि इधर से तो कुछ रथों की झनकार आ रही है, परंतु ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है, मुझे इस कुत्ते को रोकना होगा। यह सोच करके भील बालक एकलव्य ने अपनी बाण विद्या का उपयोग किया और उस कुत्ते के मुंह को बाणों से फुल भर दिया। कुत्ते के मुंह पर एक भी चोट नहीं आई, कुत्ते को कोई हानि नहीं पहुंची और कुत्ते का मुंह फुल भर गया। जब ये नजारा आचार्य द्रोण ने देखा तो आचार्य द्रोण हतप्रभ रह गए कि बाण विद्या तो मैंने भी बहुत सिखाई है, लेकिन ऐसा योद्धा जिसने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया और कुत्ते के मुंह पर जरा भी चोट नहीं लगी, कुत्ते के मुंह पर एक खरोंच भी नहीं आई, ये योद्धा कौन है, मैं इसे देखना चाहता हूं। आचार्य द्रोण उसी दिशा में आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक बालक धनुष बाण लेकर के खड़ा है। आचार्य द्रोण पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो वह एकलव्य नामक बालक कहने लगा कि मैं एकलव्य हूं, द्रोण शिष्य एकलव्य। आचार्य द्रोण बोले कि मैंने कभी किसी भील बालक को विद्या नहीं सिखाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो? जब सामने आचार्य द्रोण को देखा तो एकलव्य उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे गुरुदेव,
मैं ही आचार्य द्रोण का शिष्य एकलव्य हूं। फिर आचार्य द्रोण ने कहा कि नहीं बालक, मैं तो किसी भी बालक को विद्या सिखाता ही नहीं हूं, फिर तुम विद्या कैसे सीखे? कि आइए गुरुदेव। आचार्य द्रोण को एकलव्य उस स्थान पर लेकर के गए जहां मिट्टी की प्रतिमा बनी हुई थी आचार्य द्रोण की, और दिखाने लगे कि हे गुरुदेव, मैंने इस प्रतिमा से, ये आपकी प्रतिमा है और इसी के सानिध्य में बाण विद्या सीखी है, इसलिए मैं आचार्य द्रोण का शिष्य हूं। अब तो आचार्य द्रोण बड़े प्रसन्न हुए और आचार्य द्रोण मन में विचार करने लगे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो केवल अर्जुन रहेगा, और फिर ये भील बालक इस तरीके से बाण विद्या सीख गया तो ये क्षत्रियों का क्या हाल करेगा। ये सोच करके आचार्य द्रोण ने उस बालक के साथ छल किया। देखिए श्रोताओ, ये कुछ एक ऐसे तरीके की घटनाएं हैं जो भावनात्मक है, हृदय विदारक घटनाएं हैं जो एक छलावा को दिखाती हैं। आचार्य द्रोण ने उस वीर बालक एकलव्य से कहा कि हे बालक, तुमको ये बाण विद्या मैंने सिखाई है तो तुम अपने गुरु को दक्षिणा में क्या दोगे? और जब गुरु ने दक्षिणा मांगी तो एक साधारण बालक जो गुरु की भावनाओं में बह गया, कुछ पहचान नहीं पाया, कहने लगा जो गुरुदेव मांगेंगे वह दूंगा। आचार्य द्रोण उस बालक से वचन ले लेते हैं और वह बालक भी अड़िग था कि गुरुदेव आप जो मांगे वह मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आचार्य द्रोण ने छल करके उस बालक से दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया कि हे बालक, तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे प्रदान करें। और उसी समय उस बालक एकलव्य ने अपनी तलवार की तेज धार से अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य है वो वीर बालक एकलव्य। और आचार्य द्रोण उस दक्षिणा को लेकर के शहर से चले जाते हैं। देखिए श्रोताओ, आचार्य द्रोण ने अपने शिष्य के साथ न्याय नहीं किया। वहां से आहत होकर के वह बालक जंगलों में रहता था तो उसने वो विद्या भीलों को सिखाई और भील सीखते सीखते उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए। महाभारत युद्ध में समस्त पांडव योद्धा और द्रोणाचार्य का अंत हो जाता है और वो कलयुग में आकर के जन्म ले लेते हैं। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। अब जब ये पूरी कथा पृथ्वीराज चौहान ने अपने गुरु से सुनी कि एक भील बालक भी इस विद्या को जानता था और उसके कबीले आज भी इस विद्या को जानते हैं जो मगध के जंगलों में रहते हैं। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान ने सुनी तो अपने मित्र चौड़ा ब्राह्मण, जो कि द्रोणाचार्य के अवतार थे, उन्हें साथ लिया, संयमनी राय को साथ लिया और चंद्रवरदाई जैसे अपने मित्र को साथ लिया और हठी बालक पृथ्वीराज चौहान मगध के जंगलों की तरफ घोड़े पर चढ़ के चल देते हैं। देखिए श्रोताओं, जब मगध के जंगलों में पहुंचे तो वहां भीलों के कबीले रहते थे। उन भीलों के कबीले ने 4 घुड़सवार योद्धाओं को आते हुए देखा तो कहने लगे कि ये देखने में तो कोई राजा के पुत्र दिखाई देते हैं, परंतु नजदीक आने दिया जाए। जब महाराज पृथ्वीराज चौहान उस जंगल में पहुंचे तो चारों ओर से भील योद्धाओं ने घेर लिया और उन्हें बंदी बना करके अपने महाराज के पास ले गए। जो भीलों का मुखिया था उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो पृथ्वीराज चौहान कहने लगा कि मैं सामर नरेश महाराज सोमेश्वर का राजकुमार पृथ्वीराज चौहान हूं और ये मेरे मित्र चौड़ा ब्राह्मण, संयमनी राय और कवि चंद्र हैं। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। भीलों ने कहा कि हे राजन, हे राजकुमार, तुम्हारा इस वन क्षेत्र में कैसे आना हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान कहने लगे कि मुझे आपसे शब्द भेदी बाण विद्या सीखनी है। आप शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण हैं। जब यह बात उन भीलों के सरदार ने सुनी तो कहने लगे, अवश्य महाराज, हम आपको बाण विद्या सिखाएंगे, लेकिन हमारे यहां परंपरा है कि हम गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा लेते हैं, दाहिने हाथ का अंगूठा, और जो व्यक्ति हमें दाहिने हाथ का अंगूठा देगा उसे ही हम शब्द भेदी बाण विद्या सिखाएंगे। क्योंकि आचार्य द्रोण ने, हमारे भी पूर्वज
एकलव्य से अंगूठा लिया था। यह बात सुनकर के अन्य 3 योद्धा तो पीछे हट गए, संयमनी राय, कवि चंद्र और चौड़ा ब्राह्मण। परंतु पृथ्वीराज चौहान कहने लगे कि हे सरदार, हे भीलों के महाराज, आप यदि मेरे प्राण भी लेंगे तो मैं आपको प्राण देने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं शब्द भेदी बाण विद्या सीखना चाहता हूं। आप मुझे शब्द भेदी बाण विद्या सिखाएं। लीजिए, आप मेरे दोनों अंगूठे ले लीजिए। जब ये बात भीलों के सरदार ने सुनी तो कहने लगे, हे बालक, मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हूं। तो इस भारत का महान सम्राट बनेगा। आने वाले युगों युगों तक तेरा नाम लिया जाएगा। मैं तुझे संपूर्ण बाण विद्या सिखाता हूं। तो देखिए श्रोताओं, उन भीलों के कबीलों के सरदार ने, जो भी उसके पास प्रशिक्षित धनुर्धर थे, उन सभी को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण विद्या सिखाई। शब्द को ही नहीं, अपितु परिमाण के आधार पर भी बाण चलाना पृथ्वीराज चौहान जानते थे। शब्द और परिमाण दोनों को मिला करके बाण चलाना पृथ्वीराज चौहान जानते थे। इस तरीके से संपूर्ण विद्या महाराज पृथ्वीराज चौहान को उन भीलों ने सिखाई थी। और जब बाण विद्या पूरी हो गई तो पृथ्वीराज चौहान वहां से शहर से अजमेर लौट आते हैं, सामर लौट आते हैं। श्रोताओं, भीलों की यदि बात करें तो भारतीय इतिहास में उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो। महाराणा प्रताप ने तो अपनी सेना में, आपको पता होगा कि भील कोर कमांडर सेना का भी गठन किया था, जिसके कमांडर पूंजा भील थे। तो भीलों ने भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और वही भूमिका पृथ्वीराज चौहान के समय भीलों ने निभाई और पृथ्वीराज चौहान को बाण विद्या में निपुण किया। वहां से बाण विद्या सीखने के बाद राजकुमार पृथ्वीराज चौहान लौट आते हैं अपनी राजधानी अजमेर। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। इन दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने बाण विद्या सीखी थी और वो बाण विद्या में निपुण हुए। यहां से आगे का वर्णन बड़ा रोचक है, परंतु मुझे सबसे पहले जो पात्र हैं उन सभी को उनके बारे में बताना होगा। किसी भी कथा को, कहानी को या नाटक को समझने के लिए हमें उसके जितने भी पात्र होते हैं उन सभी को एकत्र करना होता है। तो पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण विद्या सीख चुके हैं और उनके यहाँ आचार्य द्रोण चौड़ा ब्राह्मण के रूप में अवतरित हो चुके हैं। देखिए श्रोताओं, अगले वीडियोस में क्या होगा आपकी सेवा में मैं लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।